नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। आज मैं लंबे समय बाद आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। इसके लिए मैं सबसे पहले आप सबसे खेद व्यक्त करता हूं। दरअसल कुछ कारण रहे जिसकी वजह से आपके समक्ष आने में विलंब हुआ, लेकिन अब एक बार फिर से पहले की तरह सोमवार से शुक्रवार तक आपके पसंदीदा कार्यक्रम जनता मांगे जवाब के साथ फिर हाजिर रहूंगा। जी हाँ, कार्यक्रम वही है, जनता मांगे जवाब, मगर प्लेटफॉर्म जरूर बदल गया है। पहले स्वराज एक्सप्रेस के माध्यम से जनहित से जुड़े ज्वलंत मुद्दों को लेकर हाजिर होता था, तो वहीं अब स्वदेश न्यूज के जरिए पहले की तरह शासन प्रशासन को आपके मुद्दों पर नजरें इनायत करवाने के लिए मजबूर करता रहूंगा। बहरहाल चलिए अब बढ़ते हैं आज के मुद्दे की ओर। केंद्र में मोदी सरकार 8 साल से ज्यादा का कार्यकाल पूरा कर चुकी है। बीते 8 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बड़े और कड़े फैसले लिए। इतना ही नहीं, इस दौरान कई बड़े प्रयोग भी हुए जिसमें सत्ता पक्ष का दावा है कि इससे देश की तस्वीर इतनी बदली जो देश की आजादी से लेकर मई 2014 तक नहीं बदली थी। मोदी सरकार ने नोटबंदी की, जीएसटी लेकर आई, कई नए कानून बनाए, धारा 370 का खात्मा कराया। इसके अलावा मोदी सरकार ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को 1 जुलाई 2015 को लॉन्च किया। यानी इस कार्यक्रम को शुरू हुए 7 साल पूरे हो चुके हैं। वहीं इस खास मौके पर गुजरात की राजधानी गांधीनगर में डिजिटल इंडिया वीक का आयोजन हो रहा है। कहा जा रहा है कि इस आयोजन के जरिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को और रफ्तार मिलेगी। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर बीते 7 साल के दौरान डिजिटल इंडिया से देश की तस्वीर कितनी बदली, इसके क्या सकारात्मक और नकारात्मक पहलू रहे, आर्थिक मोर्चे पर डिजिटल इंडिया से देश को क्या बड़ा फायदा हुआ, मोदी सरकार के डिजिटल इंडिया पर विपक्ष के जो सवाल हैं आखिर वो कितना सटीक है। अब हम इन्हीं का जवाब जानने की कोशिश करेंगे जनता मांगे जवाब के आज के मुद्दे डिजिटल का डंका में। तो मोदी सरकार के केंद्र की सत्ता में आने के बाद कई ऐसे बड़े फैसले हुए हैं जिसने विपक्ष के साथ ही जनता को भी चौंकाया है। हालांकि आज बात सिर्फ डिजिटल इंडिया को लेकर होगी, क्योंकि इस कार्यक्रम को 7 साल पूरे हो चुके हैं और अब डिजिटल इंडिया वीक का गुजरात में आयोजन हो रहा है। कहा जा रहा है कि यह आयोजन बहुत ही खास है। खैर, इसमें क्या खास है और आम जनता का इससे क्या फायदा होगा, लोगों को क्या नई सहूलियतें मिलेंगी, वहीं जो नई पहले की गई हैं वो किसके लिए कितनी फायदेमंद है। विपक्ष आखिर क्यों सालों बाद भी डिजिटल इंडिया को लेकर सवाल उठा रहा है, वहीं सत्ता पक्ष की क्या दलील है और वो कितनी दमदार है। चलिए इस पर विस्तार से चर्चा शुरू करें। उसके पहले देख लेते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। डिजिटल इंडिया ने भारत के सपनों को आगे बढ़ाया है, आम आदमी को लाभ पहुंचाया है। डिजिटल इंडिया यानी सबको अवसर, सबको सुविधा, सबकी भागीदारी और सरकारी तंत्र तक सबकी पहुंच। ये दावा उस वक्त है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो डिजिटल इंडिया का सपना देखा था, उसको 7 साल पूरे हो चुके हैं। कि 8 वर्ष पहले शुरू हुआ ये अभियान बदलते हुए समय के साथ खुद को विस्तार दे रहा है। हर साल डिजिटल इंडिया अभियान में नए आयाम जुड़े हैं। पीएम मोदी ने कई डिजिटल पहलों की भी शुरुआत की। उनमें इंडिया स्टे ग्लोबल, माई स्कीम, मेरी पहचान, डिजिटल इंडिया भाषिनी, डिजिटल इंडिया जेनेसिस, चिप्स टू स्टार्टअप, कैटेलाइजिंग न्यू इंडिया टेकेड, ई बुक शामिल है। डिजिटल इंडिया देश का संकल्प है, न्यू इंडिया की पहचान है। लेकिन पीएम मोदी के मिशन पर जहां कांग्रेस के सवाल हैं, तो वहीं भाजपा डिजिटल टेक्नोलॉजी को लोगों की समस्याओं का समाधान बता रही है। आधिकारिक तौर पर डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत जुलाई 2015 में हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार अपने भाषणों में डिजिटल इंडिया का उल्लेख किया। आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो मेरा भी यही सपना है कि भारत में हर हाथ में स्मार्टफोन हो, हर खेत में ड्रोन हो,
और हर घर में समृद्धि हो। मोबाइल में बैंक, मोबाइल में पासबुक, मोबाइल से कारोबार यानी कैशलेस इकोनॉमी वाले भारत का जिक्र किया। सबको लगता था कि जिस देश में कैश जेब में रखना फैशन हो, सारे लेन देन कैश में होते हैं, जहां छोटे मोटे पेमेंट का बड़ा बाजार हो, वहां डिजिटल इंडिया कैसे बनेगा। लेकिन आज की सच्चाई यह है कि 10 रुपए का लेन देन भी करोड़ों लोग डिजिटल माध्यम से कर रहे हैं। मगर सवाल यही है कि क्या 7 सालों में डिजिटल क्रांति से भारत न्यू इंडिया हो गया है? क्या भारत टेक्नोग्रू हो गया है? जो डिजिटल इंडिया का संकल्प था, आखिर वो कितना पूरा हुआ? ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो डिजिटल का डंका, चलिए इस पर चर्चा शुरू करते हैं, जिसके लिए हमारे साथ भोपाल स्टूडियो मौजूद हैं। माफ करिएगा, हमारे साथ विकास बोंद्रिया जी हैं और रायपुर से हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस प्रवक्ता हैं अंशुल मिश्रा जी हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी भी रायपुर से जुड़े हैं। साथ ही स्टूडियो में मौजूद हैं आईटी एक्सपर्ट शोभित चतुर्वेदी जी। स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर भी हमारे साथ हैं आरपी श्रीवास्तव जी। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विकास जी के पास ही चलते हैं। विकास जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? विकास जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? नहीं आ रही साहब, आवाज नहीं आ रही? हाँ, तो फिर सुन कैसे लिया आपने? ठीक नहीं आ रही है, बहुत लो है। जी जी बोलिए। जी, चलिए। यस, इन 7 सालों में डिजिटल इंडिया अभी कुछ बाकी रह गया है कि मोदी जी का सपना पूरा हो गया? जी, इन 7 सालों में मोदी जी का सपना पूरा हो गया है, अभी कुछ बाकी रह गया है डिजिटल इंडिया में करने के लिए? नहीं, काम तो बहुत करने के लिए है, लेकिन हम डिजिटल इंडिया में व्यापक रूप से काम करते हुए अब ड्रोन टेक्नोलॉजी तक पहुंच गए हैं जी। और ड्रोन टेक्नोलॉजी का हमने जो ऑपरेशनल वर्कआउट किया है, खास करके किसानों के लिए भी, डिलीवरी सिस्टम के लिए, ये एक हमारी उपलब्धता है। और आपने हाल में देखा होगा, मतलब ये डिजिटल के अगले पड़ाव की भी मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, डिजिटल इंडिया के मामले में जिस तरह से हमने मोबाइल टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, 5G नेटवर्क के ऊपर आ रहे हैं, इसके साथ में आप ये पाएंगे कि डिजिटल करेंसी का, मतलब जिस ढंग से हम व्यापकता बढ़ा सके हैं, वो एक हमारी उपलब्धता है। हाल के मुझे अभी आंकड़े मेरे पास नहीं है, लेकिन जो परसों ही आए थे कि किस तरह से लगभग 25% की उछाल है डिजिटल करेंसी ट्रांजैक्शन में। तो यही आखिर मोदी जी चाहते थे, क्योंकि इससे वर्क की एफिशिएंसी बढ़ी है, समय की बचत हो रही है, पैसे के आदान प्रदान होने वाले खर्चे में कमी आई है, लोगों को जो बैंक को कमीशन देना पड़ता था या अन्य ढंग की आना जाना पड़ता था, उसमें बचत हो रही है। ये असल में हमारी बचत है और यही हमारी उत्पादकता को भी बढ़ा रहा है। बहुत बढ़िया विकास जी, हम स्वागत करते हैं इसका, लेकिन एक छोटी सी आपको जानकारी देनी थी। ये जो 2022 में, ज्यादा सालों में नहीं जाऊंगा, 2022 में 60,000 करोड़ से की भी ऊपर की ठगी हो चुकी है। 2021 में 1,38,000 करोड़ की ठगी हुई। तो ये ये डिजिटल इंडिया के चलते जिन लोगों के साथ ठगी हुई है, क्या सरकार उनके साथ कुछ रहम करेगी? नहीं, देखिए, दो बातें हैं। डिजिटल अगर टेक्नोलॉजी को सरकार अगर आगे बढ़ा रही है तो उसके होने वाले, उसके साथ में जो क्राइम होता है, उसके लिए सरकार दोषी हो जाए और सरकार लोगों को कंपनसेट करे, ये सवाल मन में लाना ही बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हो जाएगा त्रिपाठी साहब। देखिए, अगर भागा नांगल की बनाया गया, उसके बाद उसकी नहरें बनाई गई, बड़ी बड़ी नहरें बनी, 30-30 मीटर चौड़ी भी रही और गहराई रही उनकी 30-30 विकास जी, यही तो मैं कह रहा हूँ विकास जी, यही तो मैं कह रहा हूँ। भाखड़ा नंगल बांध बना तो उसके पहले जो उस बांध के चपेट में जो आ रहे थे उनको मुआवजा दे दिया गया, उनको अलग बसाया गया। अब ऐसी स्थिति में पहले डिजिटल इंडिया के जो ऋणात्मक पहलू थे उसके बारे में आम जनता को पहले 6-8 महीने अवेयर कराया जाता, उनको बताया जाता, तो शायद ये नहीं होता। सीधे से लागू किया और होने लगा। आप वर्क डेवलपमेंट प्रोसेस में चले गए। डिजिटल इंडिया लागू करते वक्त भी जो
चीजों में जिन लोगों का जो एक्वायर किया गया है, वो श्रम हो, वो उनकी संपत्ति हो, संपत्ति तो अलग नहीं होती, मोबाइल टावर वाले तो और बहुत अच्छा उन्हें रेंटल वैल्यू देते हैं जहाँ पे इस ढंग के डेवलपमेंट होते हैं, एक अलग विषय। मैं तो कह रहा हूँ अगर नहरें बनी, 30 फीट गहरी नहर बनी और उसमें कोई दुर्घटना हो गई, कोई गाड़ी गिर गई या कोई व्यक्ति गिर गया और डूब गया, देखिए दोनों तो चीजों का मतलब कंपैरिजन नहीं हो सकता विकास जी। विकास को इसके लिए रोक विकास जी मैं तो सिंपल ही कह रहा हूं कि एक तरह से अभियान चलाया जाता, डिजिटल इंडिया के बारे में बताया जाता लोगों को कि इस तरह से नहीं हो करना है, नहीं तो साइबर जो फ्रॉड करते हैं वो सक्रिय हो जाएंगे, आपका पैसा असुरक्षित हो जाएगा। इसको लेके 5-6 महीने एक अभियान चला देते, फिर उसके बाद लागू करते डिजिटल इंडिया के बारे में। देखिए त्रिपाठी साहब, अभियान हमेशा से शुरू से चलता रहा है और ये कॉमन सेंस की, ह्यूमन सेंस का एक एक्सेप्टिव लेवल होता ही है कि जिस भी चीज का उपयोग कर रहा हो उसमें कैसे कोई उसका क्रिमिनल उपयोग करेगा, उससे हमें कैसे बचना है। अब ट्रेन में हम सफर करते थे, ट्रेन में भी बैग चोरी हो सकता है, तो ये तो एक सुरक्षा रखने की हमेशा की बात है, आज भी जरूरी है जो आप कह रहे हैं, व्यापक जन जागरूकता जरूरी है और भविष्य में भी ये बनी जरूरत रहेगी। आप हमने सबने खबर अखबारों में खबरें पढ़ते हैं कि जो साइबर क्राइम होता है वो केवल जानकारी विहीन लोगों के साथ नहीं होता, बहुत बार जानकारी सब कुछ रखने वाले और सब स्मार्टेस्ट लोगों के साथ भी वो क्राइम हो जाता है, घटित हो जाता है। बिल्कुल आपके साथ तो नहीं हुआ होगा। जिसके साथ घटित होता है वो क्या मनोभाव में रहता है, कैसे वो भ्रमजाल में आ जाता है, किस ढंग से वो लोभित हो जाता है, इसके माध्यम से होता है। मुझे लगता है कि डिजिटल इंडिया की जब हम बात करें तो उसके साथ में जो उसका क्रिमिनल पक्ष है उसको सर्वप्रथम उसी की चर्चा कर लेना तो बहुत न्याय संगत नहीं होगा ना। लेकिन ये चर्चा करते करते 2 साल में कितना, मैंने आपको बता दिया, लगभग 2 लाख करोड़ से ऊपर की ठगी लोगों के साथ हो गई है। उनके दिल से पूछे क्या होगा। खैर विकास जी आप हमारे साथ रहें, हम पहले एक बार कांग्रेस की, विपक्ष की बात जान लेते हैं। अंशुल मिश्रा जी हमारे साथ है। अंशुल जी देखिए, कुछ भी हो, जब कोई देश तरक्की करता है तो निश्चित तौर पे इस तरह छोटे मोटे घटनाएं होती रहती हैं, और ऐसी स्थिति में अगर भारत डिजिटल इंडिया बन रहा है तो इसमें विपक्ष को भी इसका स्वागत करना चाहिए। बेशक त्रिपाठी जी, आपने बहुत उम्दा प्रश्न किया कि छोटी मोटी घटनाएं होती रहनी चाहिए। हम भी यह समझते हैं कि कोई भी कार्यक्रम जो होता है वो आइडियल कंडीशन में कभी नहीं चल सकता, लेकिन जब वो घटनाएं छोटी मोटी ना होकर भारत के उपक्रमों पर सीधा सीधा आघात कर दे तो यह प्रश्न उठना लाजमी है। आप बहुत वरिष्ठ हैं, आपको एक जमाना याद होगा, थोड़ा सा इतिहास में ले जाना चाहता हूं कि बीएसएनएल की जब कोई सिम ले लेता था तो अपने आप में एक गौरव की बात हुआ करती थी, और आज बीएसएनएल किस स्थान पर खड़ा हुआ है यह बहुत उम्दा प्रश्न है और बहुत सोचने वाला प्रश्न है कि आज दर दर की ठोकरें बीएसएनएल खाने जाने वाला बच गया है। अब देश की डिजिटल इंडिया से क्या लेना देना बीएसएनएल का? डिजिटल इंडिया से बहुत बड़ा लेना देना है। कम्युनिकेशन क्रांति अगर आएगी तो वह सिर्फ और सिर्फ डिजिटल इंडिया के माध्यम से ही आएगी। डिजिटल इंडिया जैसे आगे बढ़ेगा तभी हिंदुस्तान में या बाकी के देशों में कम्युनिकेशन क्रांति आ सकती है। डाटा अगर सस्ता मिलेगा तो वह डिजिटल इंडिया के माध्यम से ही सस्ता मिलेगा, या इट्स वाइस वर्सा, इसका उल्टा भी हो सकता है। आज देश की विडंबना देखिए, एक निजी कंपनी के बारे में बहुत सारे कसीदे पढ़ने पर डिजिटल इंडिया ने मेरे देश के प्रधानमंत्री को मजबूर कर दिया। अभी दौरा हुआ था, उन्होंने यह कहा कि हम सबसे बड़ा कम्युनिकेशन एक हब बनने जा रहे हैं, लेकिन वो बताने इस बात को भूल गए कि बीएसएनएल जैसा उपकरण जो देश का एक बहुत अभिन्न उपकरण माना जाता था वह शांत हो गया। मोदी जी ने महोदय एक बात और कही थी किसानों को छाती चौड़ी करते हुए, किसानों से यह कहा था कि आपके खेत के ऊपर ड्रोन घूमेंगे, जो भी बाढ़ आपदा या सूखा आएगा उसको डिजिटली देखा जाएगा और डिजिटली देखते देखते उन्हें बीमा दिया जाएगा। लेकिन मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, हमें और आपको अपनी लाइब्रेरी में खंगालने की आवश्यकता है कि वह उपक्रम कितना कार्यक्रम पूर्ण हो चुका है, कितना ज्यादा बीमा हो चुका है, किसानों के खाते में कितना डिजिटली पैसा आ चुका है। यह बीजेपी के नेता कम से कम इस बात को बताते हैं। अगर उन्हें यह ना पता हो तो मैं उन्हें बताने तैयार हूं। अंशुल जी, जो मुझे थोड़ा बहुत मालूम है, 1,35 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डिजिटल के तहत ही गए हैं। बहुत उम्दा बात कही है आपने। 1,35 करोड़ रुपए किसानों के 35,000 करोड़, 1,35,000 करोड़।
हाँ, और देश में किसान कितने हैं महोदय, यह प्रश्न भी कर लीजिए, उसको डिवाइड कर लीजिए, तो मैं ये समझता हूँ 7.5 रुपए प्रतिदिन उनके अकाउंट में गए हैं। तो 7.5 रुपए प्रतिदिन में इस महंगाई के जमाने में गए 7.5 तो रुपए है ना, प्रतिदिन में आपने कौन सा कहा कि खाते में किसानों के लिए क्या गए तो हैं, ये तो स्वीकार कर रहे हैं ना आप। नहीं नहीं महोदय, मैंने यह कहा कि मोदी जी ने छाती चौड़ी कर कर यह कहा था कि तुम्हारे खेत के ऊपर एक ड्रोन घूमा करेगा, यह उनकी बाइट है, और उस ड्रोन से यह पता चलेगा कि सूखा कितना है, और सूखे से हम बीमा करेंगे, वो भी डिजिटल तरीके से। और जब डिजिटल तरीके से हम जब सूखा के बारे में पता करेंगे, सूखा होगा, उससे कहीं ना कहीं यह पता चल जाएगा कि आपके खाते में पैसा कितना जाना है उस बीमे का। लेकिन उस बीमा का पैसा कितना गया, यह मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यह मैं बीजेपी के प्रवक्ता से यह पूछना चाहता हूं। ऐसे महिलाओं की बात, उन्होंने यह कहा था कि 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार में दूंगा, उसमें डिजिटल इंडिया का बहुत बड़ा एक हवन होगा। लेकिन आप मुझे बताते हुए बड़ी विडंबना की बात है कि 14 करोड़ रोजगार हिंदुस्तान से छिन गए। अगर मैं कोरोना की बात करूं, आप ही के जब बाइट चल रही थी, तो मोदी जी का एक स्टेटमेंट चल रहा था कि मोदी जी ने कहा था कि डिजिटली प्रयोग करने से लोगों का जो पैसा है उसमें बचत आई है। मैं भी इस बात का समर्थन करता हूं कि आप डिजिटली प्रयोग करेंगे धन का, तो आपके पैसे में बचत आई है और आएगी। लेकिन बताते हुए फिर से नस्ल नाबूद दिमाग हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इसी युवा वर्ग का, जो हिंदुस्तान में 35 वर्ष से कम है, इसी युवा वर्ग का अगर कोरोना को छोड़ दिया जाए तो 29% तक आय में कमी आई है महोदय। यह मेरा देश का डिजिटल इंडिया है। क्या मुझे देश को ऐसा डिजिटल इंडिया ये बनाना आप है? आंकड़े जो बता रहे हैं, इसका डिजिटल इंडिया से क्या लेना देना? जो आप बता रहे हैं कि लोगों की इनकम में कमी आई है, बेरोजगारी बढ़ी है, ये डिजिटल इंडिया के कारण थोड़ी हुआ है। आज सब्जेक्ट डिजिटल इंडिया को लेके है। यही बहुत उम्दा प्रश्न है। मैंने इस बात को इसलिए नहीं खोला था कि आपने यह पूछा कि आप यह क्यों बता रहे हैं। यही तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि सन 2015-16 में मोदी जी ने यह बात हमें क्यों बताई थी कि डिजिटल इंडिया के माध्यम से भी आपको 2 करोड़ रोजगार पैदा होगा। उन्होंने इस बात को यह क्यों कहा था कि डिजिटल इंडिया का आप प्रयोग करेंगे तो आपका पैसा बच जाएगा, डिजिटल इंडिया का आप प्रयोग करेंगे निश्चित तो तौर आपके पे मिश्रा आवक जी, में अंशुल जी, वृद्धि हो अंशुल जाएगी। जी यह आपने प्रश्न सवाल मैं भी खड़े किए पूछना हैं, चाहता हूं। अंशुल जी आपने सवाल खड़े किए हैं, तो विकास से उत्तर लेना जरूरी हो गया है। बिल्कुल, लेकिन विकास जी, हम आपके पास आ रहे हैं, लेकिन हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट बैठे हुए हैं चतुर्वेदी जी, आपसे आप मैंने निश्चित तौर पे जो भी आपकी टिप्पणी होगी वो पक्ष विपक्ष दोनों के बीच में एक तटस्थ टिप्पणी होगी आपकी। क्या लगता है डिजिटल इंडिया जो 7 साल आज पूरे हो गए, कल पूरे हो जाएंगे, इससे हमारे देश को, हमारे लोगों को, हमारे युवाओं को फायदा मिला है या नुकसान हुआ है? देखिए, डिजिटल इंडिया से फ़ायदा तो मिला है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं या हम जब कभी किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाके जब पेमेंट करते हैं जी, तो कहीं ना कहीं जो एक्स्ट्रा ब्राइब्स चलती थी, जो कैश चलते थे, वो ख़त्म हुए हैं जी, और दूसरी बात है कि जब ये पेंडेमिक टाइम चला था, जब कैशलेस हम इसलिए हो गए, एक्चुअली अगर हम बात करें तो ये 1.5-2 साल में हम ज़्यादा डिजिटल हुए हैं पिछले 8 साल में, 7 साल में, क्योंकि हम लोग कैश लेना इसलिए पसंद नहीं करते कोरोना ना कहीं किसी को लग जाए जी, और जब ट्रांजैक्शंस हुए, चीज़ें हुई, तो हम लोग को समझ में आया कि नहीं, हमें यहाँ फ़ायदा हो रहा है, हम हर चीज़ ऑनलाइन करने लगे। हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। जो एजेंट्स हुआ करते हैं, जो जैसे कर्मचारी होते थे, जो काम करते थे, उनको नुकसान हुआ है, पर हमारा एक जगह से फ़ायदा हुआ है कि हमारा वो एक्स्ट्रा पेमेंट बचा है। और हम बात करें कि जैसा बोला गया कि भैया कि इतने साल हो गए एकदम लॉन्च कर दिया, तो वाकई जागरूकता की कमी है। गवर्नमेंट को ऐसे कई प्रोग्राम चलाने चाहिए, चला भी रही है, बैंक्स हर जगह बता रहे हैं, लेकिन उस स्तर पे नहीं चलाएगा। हाँ, जिस तरह से अचानक इस तरह से सब लागू हुआ, फ्रॉड हुए, बहुत सारे हुए। मैंने आपको आंकड़े इसके पहले बताए कि 2021 में 1,38,000 करोड़ का फ्रॉड हुआ। 1,38,000 करोड़। शायद कुछ उसके बाद लोगों में थोड़ा सा अवेयरनेस आई होगी, जिसके कारण पिछले इस साल घटा है, इस बार 60,000 करोड़ के लगभग का ही हुआ। प्रॉब्लम ये है कि लोग लालच करते हैं कि फ्री में मिल रहा है। हमारे भारत की बहुत उम्दा स्थिति ये है कि हर व्यक्ति की स्थिति है, पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, फ्री में मिल रहा है मतलब ले लो। लेकिन फ्री में अगर ऑनलाइन की बात करें तो फ्री में केवल धोखा मिलता है, फ्री में कुछ नहीं मिलता है। तो स्थिति ये है कि अगर लोगों को जागरूक किया जाए, इसके लिए एक बढ़िया सा एक जागरूकता अभियान चलाया जाए, जो कि चलाना चाहिए सरकार को। हर स्कूल कॉलेज में आज ऑनलाइन एजुकेशन है, हम हर जगह ऑनलाइन की बात कर रहे हैं, मोबाइल सबके हाथ में है। एक मोबाइल क्रांति आई थी
जिसमें सबके पास मोबाइल आ गए हैं, डेटा के रेट्स कम हो चुके हैं, सारी चीज़ें हम सबको मिल चुकी हैं। हम बात करें 4G की, बाद हम 5G की बात कर रहे हैं, आने वाले कुछ साल हम 7G की बात करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हम पीछे हैं सिर्फ एजुकेशन में, मतलब हम बात करें अवेयरनेस की, कि हमें नहीं पता कि इसका इस्तेमाल क्या करें जी और अगर हमें पता नहीं कि इस्तेमाल क्या करें तो कहीं ना कहीं हमारे साथ धोखा होगा। जैसे हम बात करें सिंपल सी, हम हमारे सभी जो साथ में हैं उनसे पूछें कि सड़क पे चलने का सही तरीका क्या है, तो सारे लोग यही बोलेंगे कि सीधे हाथ पे चलना है, जबकि एक्चुअल होता है कि सामने से गाड़ी आनी चाहिए। और हम लोग राइट हैंड ड्राइव व्हीकल, जो हमारा ट्रैफिक नियम है वो ये कहता है कि उल्टी सामने से चलिए जब सामने से ट्रैफिक जहाँ से आता हुआ दिखे। और ये हमारे किसी बच्चे को या किसी भी विद्वान को नहीं पता है, कुछ लोग शायद होंगे जिनको पता होगा। ऐसी साइबर है, साइबर में जहाँ एक गलती हुई, जरा सी गलती, मतलब जरा सी लालच करी आपने, जरा सा कहीं मिस किया और आपके साथ एक बड़ा धोखा हो जाएगा। कई लोग हैं जो उसका रोज शिकार होता है, रोज के रोज एक ना। आप बात करें तो मेरे पास कम से कम जैसा 50 आप कॉल कह आते रहे हैं। हैं कि धोखा हो जाता है और लालच में, लालच के अलावा यहाँ लालच ये भी है, कई जगह ये इस तरह की बातें आती हैं कि आपका एटीएम ब्लॉक होने जा रहा है, आपका खाता ब्लॉक होने जा रहा है, आपके पास जो आएगा ओटीपी नंबर दे दीजिए, उसके बाद वो क्राइम करता है ये ना। तो बहुत छोटा हो गया। जी अब तो बहुत सारी चीज़ हो गई। अभी लेटेस्ट अभी जो चल रहा है, जैसे कि वो लोन दिलाने के लिए हो गया, सरकारी लोन दिलाना है। और आपके जो गरीब लोग को हैं उनको फ़ोन किया जाता है कि आपका वो जो गरीबों का जो पैसा होता है काम करने का, मजदूरी का, उसके लिए उसको लालच दिया जाता है। हर जगह से डेटाबेस कहीं ना कहीं लीक हो रहा है और कहीं ना कहीं से इनको फर्स्ट फ़ोन पहुंचते हैं और कहीं ना कहीं अपराध रोज़ ब रोज़ हो रहे हैं। बच्चों के पास जाता है गेम्स के लिए, जो बीच के बच्चे हैं जो जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए जॉब के लिए जाता है। तो कहीं ना कहीं अपराध इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि अगर आपकी कैलकुलेशंस करें तो ये बहुत ज़्यादा है। जो आंकड़े आपके पास है वो रिपोर्टेड है, जो अनरिपोर्टेड है वो आपके पास आंकड़े हैं ही नहीं। जी निश्चित। तो हमारे साथ बाबूलाल शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। शर्मा जी, हम उसके बाद मैनेजिंग एडिटर। शर्मा जी, हिंदुस्तान में 7 साल मोदी जी का सपना जो है डिजिटल इंडिया, 7 साल कल पूरे हो गए। अब इन स्थितियों में आपको कहां कमी दिखती है, कहां अच्छाई दिखती है? देखिए, योजना गलत नहीं है, जी योजना की सोच भी गलत नहीं है। जी और हमारे भारत की जो संस्कृति है वो नगद व्यवहार करने वाली संस्कृति कई वर्षों से चली आ रही है, सदियों से चली आ रही है। जी और आपको याद होगा, लोग हंसते भी हैं इस बात को, कि आपके भी पॉकेट से कभी न कभी आपकी पत्नी ने नोट निकाल करके तकिए के नीचे छुपाए होंगे। जी तो ये हमारी प्रकृति में है। जी जी अब सवाल आता है डिजिटल इंडिया के फायदे क्या होते हैं? फायदे होंगे, निश्चित रूप से फायदे होंगे। मैं प्रश्न कर रहा हूँ इससे उल्टा शर्मा जी कि पत्रकार आपका आदमी है, जेब में नोट रहते ही नहीं है। नहीं रहते हैं, ऐसी बात नहीं है, नहीं रहते हैं। 10 रुपए 20 रुपए रहते होंगे, लेकिन वो आदत की बात बता रहा था जी मैं। तो अब सवाल ये आता है कि डिजिटल इंडिया हमारे देश में सफल होना चाहिए, तो हम भी बोलेंगे, आप भी बोलेंगे। जी लेकिन गांधी जी ने साफ साफ बताया था कि हमारा देश गांव का देश है। जी गांव में साक्षरता की प्रतिशत क्या है ये हमको अध्ययन करना होगा। जी कितने लोग स्मार्टफोन अपने हाथ में रखकर चला पाने की रख तो लेंगे, दे भी देंगे, सरकार भी बांट देगी, हाथ में पकड़ भी लेंगे, उसको चला पाने की स्थिति में, कैश ट्रांसफर करने वाली स्थिति में, या मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि एटीएम से पैसे निकालने के नंबर डालने की स्थिति में भी है क्या, इसका अध्ययन कीजिए। जी मैं कई बार ऐसा देखा हूँ कि एटीएम के अंदर जो है लोग खड़े होकर इधर उधर देखते रहते हैं। मैंने एक जने से पूछा क्या बात है भाई, बोले मेरा ये नंबर डालना है, कैसे डालूं? अब आप समझ लीजिए, सब तो लीक हो रहा है। तो ये जो आप आंकड़े दे रहे थे ना 2 लाख करोड़ के घपले के, जी ये एटीएम में भी घपले हो रहे हैं, ट्रांजैक्शन में भी घपले हो रहे हैं, और जो ऑनलाइन जो घपले हो रहे हैं उसमें मैं आपको एक बात, एक फोन मुझे भी आया था, वो जामताड़ा गिरोह का था। वो इधर उधर की बातें जब करने लगा, मैंने पूछा यार बाकी चीजें छोड़ो, मैंने साफ बात की उससे, आप ये सब कर क्यों रहे हो, क्यों किसी गरीब की लुटिया डुबो रहे हो? पैसे वाला होगा तो ठीक है, उसके समुद्र से आपने एक लोटा पानी ले लिया, लेकिन मेरे जैसा आदमी जो मध्यम वर्गीय है उसको तुम ठगने का प्रयास कर रहे हो, मैं तो बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा। जी तो उसने कहा सर ठीक है, आपको छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं सर, लेकिन यही हमारा रोजगार है, क्योंकि हम बेरोजगार हैं। देखिए आप, जी क्योंकि हम बेरोजगार हैं, यही हमारा रोजगार है, हमने रोजगार अपना खुद खोज लिया। कितनी विषम स्थिति और कितना विडंबना की बात है ये। जी और जो दुनिया हमारी गांव की है, उस गांव की दुनिया के अध्ययन के साथ में हमको उनको कैसे डिजिटल बनाना होगा, ट्रेंड कैसे करना होगा। आज भी कोई कितना भी दावा कर ले, आज भी हम पढ़े लिखे लोग जरूर उसको लेन देन में उसको यूज कर रहे हैं,
आज भी नगद लेन देन का जो प्रचलन है वो बहुत बड़ी प्रतिशत में मार्केट के अंदर मौजूद है। आप इसको नहीं जुटला सकते। आप ठीक है श्रेय ले लीजिए कि हमने डिजिटल कर दिया, डिजिटल हुआ। डिजिटल का सपना शुरुआत में जो है राजीव गांधी ने देखा, लेकिन वो बहुत कुछ नहीं कर पाए, थोड़ा बहुत कर पाए। जो आज हम जिस स्टेज पे आए हैं वो वहां से ही हमने स्टेज चढ़ना शुरू किया था। तो ये सारी चीजें अगर हम देखेंगे तो हमको सबसे पहले जो है डिजिटल के लिए तैयार करना है ग्रामीणों को, कम पढ़े लिखे लोगों को। और खास करके आप तो अच्छी तरह से जानते हैं जो आतंकवादी क्षेत्र हैं, जो नक्सलवादी क्षेत्र हैं, जो इस तरह के वारदात वाले क्षेत्र जहाँ सरकारें घुस नहीं पा रही हैं, वहां पर डिजिटल इंडिया का कैसे प्रयोग होगा, वहां पर कैसे वहां पर बैंक खुलेंगे, कैसे वहां पर, इस सारी चीजों का अध्ययन जब होगा तब हम एक स्टेज बन पाएंगे, एक ऐसे मंच को बना पाएंगे जहां से हम सबको 100% स्थिति बना करके लोगों को उसे अभी खाली फोटो दिखा दें, औरतों को हाथ में मोबाइल दिखा करके फोटो दिखा दिए, सरकारों के बैनर पे आ गए, ये सब गलत है। हम लोग घूमते हैं, हम लोग देखते हैं, नहीं जानते कई लोग। अरे त्रिपाठी जी, मैं खुद अभी भी कैश ट्रांजैक्शन करना ठीक से नहीं सीखा हूँ। मुझे को टिकट बुक करनी थी रेलवे की तो मैं कंफ्यूज हो गया। तो ये स्थिति जब है, हम जानने वाले लोगों को भी कंफ्यूजन हो जाता है। तो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोग कैसे स्मार्टफोन से डिजिटल कर पाएंगे। मैं निगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि पूरा देश डिजिटल हो जाए और हमारे यहाँ इनकम टैक्स की चोरी भी बंद हो जाए, जिसकी सोच इस सरकार के दिल में है। एक भी पैसा इनकम टैक्स की चोरी ना हो, सारा इनकम टैक्स जो है सरकार के पास आए, लोगों को चोरी करने का रास्ता ना बचे। लेकिन बहुत सारे खतरे भी इसके जो है, व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक करनी पड़ती है, उसके लीकेज के बहुत सारे प्रावधान देखे, हमने केस देखे हैं। देखिए एक और भी बात है, हम लोग खाता बही रखा करते थे, बरसों बरसों खाता बही मिलते थे। हमारे पंडे पुरखे लोग हमारे कितनी पीढ़ियों के ये रखे हुए, डिजिटल नहीं है वो, लेकिन ये डिजिटल मैनुअल है, उनके ऊपर रखे हैं। हाँ, और अगर उसको डिजिटली कर दिया जाए तो एक दिन तो ऐसा आया, मान लीजिए उसका डाटा खत्म हो गया तो फिर हमको तो पता ही नहीं चल पाएगा कुछ। हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ एक ये भी प्रश्न है। बहुत सारी चीजें इसमें प्रश्न के रूप में है, लेकिन जवाब मैं अगर चाहूँ तो मैं चाहूंगा कि डिजिटल इंडिया हो और सब लोग इसकी जानकारी प्राप्त कर सके और आगे बढ़ सके। बिल्कुल, राजीव जी ने सपना देखा था, लेकिन संचार क्रांति राजीव जी के ही सपने की रही। जो संचार क्रांति आई सैम पित्रोदा जी के समय पे, वही था ना, पहला स्टेज वही था जी। अब वो अलग बात है कि उनको ज्यादा समय नहीं मिल पाया। हमारे साथ मैनेजिंग एडिटर हमारे आरपी श्रीवास्तव हैं। श्रीवास्तव जी, अब आपकी जो चारों हमारे बीजेपी, कांग्रेस, हमारे एक्सपर्ट और बाबूलाल शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, सबके आपने मत सुने, क्या टिप्पणी है आपकी? देखिए त्रिपाठी जी, जहाँ तक डिजिटल इंडिया का सवाल है और जो सरकार ने लागू किया है, तो बेशक इस योजना में कोई संदेह नहीं बनता है जी। और पूरे देश भर में आप देखिए तो पिछले 7 सालों में काफ़ी कुछ इसमें प्रोग्रेस हुई है। एक सबसे बड़ी बात हम आपको बताना चाहेंगे, आज गांव-गांव में ठेले पर तमाम जगह गूगल पे और ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो उसका असर धीरे धीरे बढ़ रहा है। जहां तक सेफ्टी मेजर का सवाल है, ये बात सच है कि इतने बैंकिंग फ्रॉड हो रहे हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं और डेटा लीक हो रहा है, ये सब सारी चीज़ें अपने हमारे सामने आती हैं। सवाल है कि सरकार अगर इस योजना को लागू कर रही है, अगर इसी सफलता का डंका पीटने की कोशिश कर रही है, तो इन सारी बातों पर भी उसको ध्यान देना होगा कि इतने बड़े फ्रॉड हो क्यों रहे हैं, इनको रोका कैसे। हमारे बगल में देखिए साइबर एक्सपर्ट बैठे हुए हैं और ये निरंतर जाते रहते, मेरी इनसे बातचीत होती रहती है कि किस तरह के फ्रॉड होते हैं और किस तरह से उसको कैसे रोका जाए। तमाम जो है पुलिस डिपार्टमेंट में भी एक सेल बनी हुई है। और अभी शर्मा जी ने कहा कि हमको भी एक कॉल आया था कोई बैंक मैनेजर बन करके और आ चुके, हमें भी डिटेल मांग रहा था। तो मेरा यहीं पास में जो है अकाउंट बैंक में है, पंचानन भवन में SBI। तो बोला मैं मैनेजर, तो मैं मैनेजर के पास ही बैठ गया और मैनेजर से कॉल करवा कि आप कहाँ से बोल रहे हैं, तो बोला मैं बॉम्बे से बोल रहा हूँ। तो मेरा ये कहना है कि ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों के अलावा 2-3 चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इस ट्रांजैक्शन से कम जो है लोगों को एक राहत मिली है, बहुत कम समय में लोगों को सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। और इस बात का आप समझिए, व्यवसाय हो चाहे कोई भी चीज़ हो, अभी आपको पैसा कहीं ट्रांसफ़र करना तो 10 मिनट में ट्रांसफ़र हो जाएगा और उसके खाते में पहुंच जाएगा। सवाल ये है कि सरकार ये ढिढोरा पीटे कि उस डिजिटल इंडिया की सफलता पूरी है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अभी बहुत आंशिक सफलता है। और अगर देश को आगे बढ़ना है तो कम से कम इस डिजिटल इंडिया
के पैटर्न पर देश को आगे काफ़ी बढ़ाया जा सकता है, चाहे टैक्स की चोरी रोकने का मामला हो या ब्राइबरी मतलब घूस लेन देन, ये सब तमाम चीज़ें। तो ये जब भी कभी आप देखिए ऑफिसेज में जाइए तो बिल का भुगतान अगर मान लीजिए किसी को पेमेंट लेने जाना है तो बिना कुछ दे, अब क्या होता है सीधे खाते में पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है डिपार्टमेंट से। तो ये सब चीज़ें हैं। जहाँ तक किसानों का सवाल है, ड्रोन टेक्नोलॉजी लाने का सवाल है, तो सब सरकार का एक एजेंडा है, उसका एक विज़न है। अगर सरकार इस विज़न पर सफल होती है तो नो डाउट आने वाले समय में एक तरह से डिजिटल इंडिया एक सफल कार्यक्रम होगा देश के लिए और देश की तरक्की के लिए होगा। बिल्कुल सही कहा श्रीवास्तव जी। अंशुल जी, थोड़ा समय हो गया है, आपने सवाल खड़े किए थे विकास जी, आप 2 सवाल कोई विकास जी से करिए, हम उत्तर ले लेंगे। अंशुल जी। मैंने वही जो कहा था कि डिजिटल इंडिया का आखिर मतलब क्या है, पहला प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न मेरा बहुत उम्दा प्रश्न है कि आखिर बीएसएनएल के बेस बना करके हम डिजिटल इंडिया नहीं बना सकते थे, क्यों किसी निजी कंपनी को डिजिटल इंडिया का सारा प्रभार दे दिया गया? यह जनता जनार्दन का प्रश्न है। क्यों वो अगर वो 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही, जो अभी महोदय ने कहा, वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि अगर उन्हें 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष मिलता तो शायद ये स्कैम में बहुत बड़ी कमी आती। और आज छाती चौड़ी करके आप भी बैठते और मैं भी बैठता और ये कहते कि 60,000 करोड़ का कोई स्कैम नहीं हुआ है। डिजिटल इंडिया के तहत हिंदुस्तान एक नए विजन में जाता हुआ नजर आ रहा है। दोनों सवालों का उत्तर ले लें हम विकास जी से, नहीं तो आपके लगातार सवालों की झड़ी आपने लगा दी तो उनको याद भी तो रहना चाहिए। नहीं, 10 सेकंड में एक बहुत उम्दा प्रश्न, मेक इन इंडिया का प्रश्न उठा रहा हूं। उन्होंने यह कहा था डिजिटल इंडिया को मेक इन इंडिया से जोड़ेंगे, लेकिन अगर हम और आप एक आई क्लाउड के थ्रू जुड़े हुए हैं तो वह भी विदेशी कंपनी के कारण ही जुड़े हुए हैं। भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की क्या हालत है डिजिटल इंडिया के साथ, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका जवाब वो है महोदय। विकास जी सुन रहे हैं आप, सवाल सुन लिया आपने? जी बिल्कुल। देखिए 2-3 बातें आई हैं, मैं अपनी बात मेक इन इंडिया से ही चालू कर देता हूं। मैंने जो ड्रोन टेक्नोलॉजी का और हिंदुस्तान में ड्रोन टेक्नोलॉजी रिलेटेड एंटरप्राइजेस के स्टार्टअप, जो 500 स्टार्टअप्स की हाल में एग्जीबिशन लगी थी, मेरे अंशुल जी उत्तर आ जाने दीजिए, अंशुल जी उत्तर आ जाने दीजिए, मैं फिर आपको मौका दूंगा। जी विकास जी। होगी, ये अपने आप में स्पष्ट करता है कि हम हार्डवेयर तरफ भी कितना आगे बढ़े हैं। मोबाइल में हम देख लें, मोबाइल में हमारे पास आज से 10 साल पहले क्या यूनिट्स थी मोबाइल बनाने की यहाँ पे, और आज लगभग 500 यूनिट्स काम कर रही है मोबाइल में। आपको मोबाइल के बैक साइड में मेक इन इंडिया लिखा हुआ दिखाई देता है। और देखिए इसमें हमेशा हमें आगे बढ़ना है और बेहतर प्रयास करते रहने की जरूरत है, कर रहे हैं। आज हमारे पास सर्वर की बात कर रहे हैं आप। एक बात बताइए अंशुल भाई जी, 2015 में जो डिजिटल ट्रांजैक्शन ऑफ करेंसी होता था वो किससे होता था? वो विदेशी बैंकों, मास्टर कार्ड, वीसा कार्ड, ये कहाँ के थे? इनके माध्यम से ट्रांसफर हुआ करता था पैसा। ये कहाँ के थे? ये विदेशी थे। कमीशन हमारा विदेशों को जाता था। लेकिन आज क्या हुआ है? आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो अपना यूपीआई डेवलप किया है, प्लेटफॉर्म खुद का डेवलप किया है, उसके ऊपर हमारे सब बैंक ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। जी। ये हमारा स्वदेशी काम हो गया कि नहीं मेक इन इंडिया का। अब दूसरा बात, इन्होंने 2 विवाद रखने का प्रयास किया, एक रोजगार का विवाद रखने का प्रयास किया, एक बीएसएनएल का। हमने क्या किया, क्या नहीं किया। समस्या को विवाद क्यों बोल रहे हैं विकास जी? समस्या की बात कही है, विवाद थोड़ी है, ये समस्या की बात कही उन्होंने। नहीं, दोनों मतलब जो काम डिजिटल से रिलेटेड नहीं है, कंपनीज का प्राइवेट सेक्टर को किसी सेक्टर में एंट्री देना, उनको भी काम करके प्रोत्साहन देना ताकि वो लागत को कम कर सकें, जनता को प्राप्त होने वाले जो सेवा है उसके मूल्य को कमी करके विक्रय कर सकें। तो इसमें क्या गलत है? क्या अगर जनता को 4 कंपनियां हिंदुस्तान में काम कर रही हैं, उसमें प्राइवेट सेक्टर की भी हो, पब्लिक सेक्टर की भी हो, अगर उसमें प्रतियोगिता के द्वारा उपभोक्ता को कम कीमत के ऊपर सेवा या सामग्री मिल सकती है तो अंशुल जी को आपत्ति है? उनको आपत्ति इस बात की है कि सरकारी एजेंसी हार गई, प्राइवेट कंपनी जीत गई, जो सरकार की है वो हार गई। अगर बीएसएनएल के मार्फत होता तो आपका पैसा भी आपके पास होता, आपकी कंपनी भी सरकारी आगे बढ़ती। उनका ये सवाल है। देखिए सरकार का काम है गवर्नेंस। जी।
बेसिक काम है गवर्नेंस। अगर हमें गवर्नेंस में कहीं दिक्कत है, हमें वो प्राइवेट सेक्टर उस गवर्नेंस को उस गवर्नेंस के स्टैंडर्ड को लाने में मदद नहीं कर सकता है, तो यकीनन हमें पब्लिक सेक्टर को उस वक्त प्रमोट करना पड़ता है। हम उसे करते भी हैं, विभिन्न सेक्टरों में किया हमने। सोसाइटीज, कोऑपरेटिव्स और जो छोटे छोटे महिलाओं के उद्यमी ग्रुप बनाए, उसके लिए कानून बनाए, उनके लिए अवसर बनाए, वो एक उसका उदाहरण है। हमने अगर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज बनाने का काम चालू किया है, तो वो क्या एफपीओ बनाने का काम। विकास जी, आप सवाल को घुमा रहे हैं जलेबी जैसे। उनका ये कहना है साफ तौर पे कि बीएसएनएल के मार्फत होता डिजिटल भारत हमारा तो ज्यादा बेहतर होता। बीएसएनएल भी काम कर रहा है क्या? बीएसएनएल 5G टेक्नोलॉजी पे काम नहीं कर रहा क्या? क्या 4G टेक्नोलॉजी पे वो आपको हमको क्या सेवाएं नहीं दे रहा है क्या? क्या उसकी सेवाएं कॉम्पिटेबल नहीं है क्या? वो अपनी जगह कर रहा। अगर कोई सरकारी उद्यम है तो उसका मैनेजमेंट देखिए एक अलग विषय है, वो भी परिपक्वता के साथ में, प्रतियोगिता के साथ में किया जा रहा है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि अगर प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज आके कंपटीशन पैदा करती हैं, टेक्नोलॉजी अपग्रेड करती हैं, और पब्लिक सेक्टर की कंपनीज भी फिर उसमें कंपटीशन में शामिल होके आगे बढ़ती है, तो अंशुल जी को क्या दिक्कत है? केवल उन्हें एक ही बात खटकती है, सरकार ने जो काम किया हमें उसका विरोध करना है, उसका विरोधी। चलिए, अंशुल जी की बात नहीं करते, विकास जी, शर्मा जी ने जो अभी बात कही हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने, कि जो लोग ठगी का रोजगार पा गए हैं, ये तो देखिए जामताड़ा का उन्होंने नाम ले लिया, बंगाल में एक दो ऐसी जगह हैं जहां यही काम, यही रोजगार उनका एक बन गया है। तो इन स्थितियों में आपके पास इतनी इंटेलिजेंस है, सब कुछ है, उनको उन पे लगाम नहीं लगा सकते? चिन्हित हो चुके हैं कि कहां से ये काम हो रहा है? नहीं, क्यों नहीं किया जाता? ये काम तो किया ही जाता है, लोग पकड़े जाते हैं। 100 में से अभी साइबर एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, कितने पकड़े जाते हैं हमारे साथ? देखिए विषय त्रिपाठी साहब ऐसा है कि अगर साइबर क्राइम के लिए स्पेयर भी उतना ही बड़ा है, आप यहाँ की क्यों बात कर रहे हैं, कुछ गांव की क्यों बात कर रहे हैं? साइबर क्राइम तो विदेश से भी हो सकता है, विदेशी भूमि से भी हो सकता है। बिल्कुल। क्या वहां से हिंदुस्तान के बैंक का अकाउंट क्या एडमिनिस्ट्रेट नहीं किया जा सकता, ऑपरेट नहीं किया जा सकता क्या? भाई आप तो कहीं से भी इंटरनेट बैंकिंग कर सकते हो। निश्चित तौर पर विदेश से कम हो रहा। विकास जी, जहाँ ज्योग्राफिकल एरिया वृद्ध हो जाता है, वहाँ अपने आप में क्रिमिनल को पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। विकास जी, हमारा ये कहना है कि ये थोड़ा जो साइबर आपका फोर्स है, इसको और मजबूत करते। आप खुद जानते हैं कि हर जिले में साइबर का पुलिस स्टेशन है, थाना है या नहीं है, ये आप भी जानते हैं। अगर होशंगाबाद में कुछ ठगी हुई है तो भोपाल आकर के दर्ज करानी पड़ती है उसकी FIR, वो कर लेते हैं, लेकिन कोई सेल नहीं है अलग से। नहीं, ऐसा नहीं है। हर थाने जब एक साइबर डेस्क है, उसके लिए एक अधिकारी पाबंद रहता है, और उस मामले को वो स्टेट ब्यूरो के साथ में हल करने में मदद करता है। अब आप में एक एक्सपर्टाइज लाइन है जो हमने डेवलप भी करी है। आज आप देखेंगे कि फटाफट हमारे पास में ऐसा पुलिस फोर्स है, उसमें यंग रिक्रूट्स जो है वो इस ढंग के हैं कि उन चीजों को संभाल लेते हैं, समेट लेते हैं, समाधान निकाल लेते हैं, और तो और चालान भी प्रस्तुत होते हैं, सजाएं भी होती हैं। चलिए, अब आपका विषय कितनी होती है ये हमारे साथ चतुर्वेदी जी बता दें, आप भी जरा सुन लीजिए। चतुर्वेदी जी, लालच में आके देखिए, अगर लालच में आके हम किसी को सड़क चलते, कोई हमें जमूरे मदारी के खेल में कहे आप 10 रुपए मुझे दे दीजिए, मैं इसको 100 रुपए बना दूंगा, ऐसा नहीं है सर। अब आप समझिए ना कि पुलिस क्या ऐसे केसेस में कितनी मदद कर सकती है। विकास जी, ऐसा नहीं है, वो ये बेहतर बताएंगे। चतुर्वेदी जी, कितने पकड़े जाते हैं? आप तो इसके मास्टर हैं। बहुत अच्छे से काम करी सन 2012 से। हाँ। और करीबन अभी अब बात करें तो काफ़ी अच्छे हिसाब से हमने लोगों को, मध्य प्रदेश पुलिस साइबर सेल जो है ये काफ़ी लोगों को करके लाई है, पकड़ के लाई है। काफ़ी 100 में से कितने? 100 में से मान के चलिए कि 70-75% के आसपास लेके आई है। लेकिन हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ का बहुत वीक पॉइंट है। छत्तीसगढ़ में साइबर सेल के नोडल अधिकारी भी नहीं है, और छत्तीसगढ़ में कई जगह ऐसी है जहाँ पर थानों में कोई जैसे कहते हैं साइबर सेल के जो वर्किंग करने वाले वो ही नहीं है। क्योंकि मेरे पास, मैं 3 राज्य में काम कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। तो छत्तीसगढ़ से कई फ़ोन आते हैं, जिनका पैसा चले आता है, तो मैं उनको नेशनल हेल्पलाइन नंबर देता हूँ जो नेशनल का है, उनके स्टेट का नहीं है। नेशनल पे आप कंप्लेन करेंगे
तब वहाँ से उनके स्टेट में जाती है, स्टेट के फिर उनके जो PHQ हेडक्वार्टर होता है, जैसे हमारा अगर MP की बात करें तो स्टेट हेडक्वार्टर साइबर सेल है, वहाँ से फिर डिस्ट्रिक्ट को जाएगा, डिस्ट्रिक्ट से फिर उनके थानों को जाता है जी। तो ऐसे कंप्लेन की जाती है और छत्तीसगढ़ बहुत कमज़ोर है इस मामले में और छत्तीसगढ़ में बहुत काम करने की ज़रूरत है इस समय। और आप मान के चलिए कि सबसे ज़्यादा आते हैं ये महिलाओं के फेसबुक हैक होना, पासवर्ड चोरी होना, फ़ोटोज़ को शेयर करना। दूसरा आता है कि जो अभी वो चल रहा है वीडियोस बनना, ऑनलाइन फ़ोन आता है वीडियो बन जाता है। तीसरा बनता है जब हमारा साइबर फ्रॉड होता है, मतलब फाइनेंशियल। मैक्सिमम जो अगर आदमी काम करता है वो है साइबर फाइनेंशियल, पैसा निकालना। और अगर हम बात करें तो ये भारत के अंदर हम बात करें तो एक्चुअली 420 है, ये कोई हैकर नहीं है जो ये काम करते हैं, प्रोफेशनली दे आर नॉट हैकर्स। ये लोग सिर्फ आपको मूर्ख बनाते हैं और आपका पैसा निकाल लेते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे आदमी जागरूक नहीं है। वो केवल फ़ोन करेंगे, मैं बैंक से बात करूँ आप डर जाओगे, साहब मैं आधार कार्ड से बात करूँ वो लॉक हो जाएगा, आपका पैसा निकल जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ पैन कार्ड की कंपनी से, ऐसा हो जाएगा। मैं OLX से बात कर रहा हूँ, आपका सामान खरीद रहा हूँ, ये हो जाएगा। तो ये चीज़ है कि आदमी जागरूक नहीं है, मतलब उसको ज्ञान नहीं, मतलब उसको सिखाया नहीं गया, उसको बताया नहीं गया, उसके हाथ में दे दिया मोबाइल, भाई काम करो, देख लो, समझ लो। आपको जैसे अभियान होता है ना, जैसे पोलियो अभियान हुआ था, हर बच्चों घर घर जाके दिया था, ऐसे ही आपको जाके घर घर हर व्यक्ति को समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। अगर डिजिटल इंडिया का आपको अच्छा प्रोसेस में लाना है तब जाके हमारे देश के लोग समझ पाएंगे कि कैसे हमें अपना पैसा बचाना है। क्योंकि लोग अपना क्या करते हैं, UPI को अपने मेन अकाउंट से लिंक कर लेते हैं, जबकि हम कहते हैं जब हम कोई भी अवेयरनेस क्लास लेते हैं, सेमिनार लेते हैं, कि 2 अकाउंट रखिए, एक ऑनलाइन के लिए और एक ऑफलाइन के लिए। क्यों? क्योंकि जिसमें आपकी गाड़ी कमाई है भाई, जिसमें पेंशन आ रही है, जिसमें आपका पैसा आ रहा है, उसको कभी ऑनलाइन मत करिए, नहीं तो UPI हैक होगा, पूरा पैसा चले जाएगा। तो ये चीज़ सरकार को भी करनी चाहिए। बैंक बोलता है नहीं हमारे तरफ से कोई फ़ोन नहीं आता, वो एक फ़ोटो लगा देता है, बीच में TV पे दिखा देता है या रेडियो पे आता है, या आप कोई मूवी बना देते हो, नेटफ्लिक्स पे चला देते हो। तो यार ये चीज़ें जो है, ये एक वो तबका जो यूज़ ही नहीं करता है और स्कैम उसके साथ हो रहे, वो तो रिपोर्ट भी नहीं कर पाता है, उसका क्या होगा? मेरा ये कहना कि रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? ये तो कह ही रहे हैं कि जागरूक होना चाहिए, और से अगर हमारे देश का हर व्यक्ति जागरूक हो जाएगा ये सरकार करेगी। मुझे नहीं लगता साइबर की टीम रखने की भी जरूरत पड़ेगी। जिस दिन हम जागरूक हो जाएंगे तो चतुर्वेदी जी की बेरोजगार हो जाएंगे। नहीं, हम बेरोजगार नहीं होंगे, क्योंकि हमारा काम क्या है कि हम साइबर में लोगों को वो जो क्राइम होता है, क्योंकि इसके अलावा और भी क्राइम्स होते हैं। हम बात करें, हमारा इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के अंदर एक प्रॉब्लम आई थी, इसमें 200 करोड़ का नुकसान हुआ था, एयरपोर्ट हैक हो गया था, ठीक है। ऐसे कई बार अभी रैंसमवेयर अटैक हुआ था, 14,000 वेबसाइट हमारे भारत की हैक हो गई थी। तो ऐसी कई चीज़ें जिसमें हम काम करते हैं। तो ये सब चीज़ें अलग हैं, लेकिन हम अपने लेवल की डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया की हम बात कर रहे हैं तो डिजिटल इंडिया के अंदर हमें जागरूकता अभियान चलाना चाहिए और हर व्यक्ति को जागरूक करना है। और उसका तरीका ये है, स्कूल में जब आप ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं तो उसमें एक सेशन होना चाहिए। ये आप कहते हैं लेकिन पढ़ाने वाले को नहीं पता तो वो क्या पढ़ाएगा, चीज़ें क्या है। ऐसा ही कह रहे थे कि भाई डॉक्टर्स के पढ़े लिखे अधिकारियों के साथ ये कांड होते हैं, CA के साथ हो सकता है, ये सबके साथ होता है। कब होता है? क्योंकि उनको पता होता है फ़ोन कब करना है, बात कब करनी है। क्योंकि आदमी बिजी होता है, सुबह 1-1.5 घंटे, दोपहर में 2-3 घंटे और शाम को 2-3 घंटे, उसी समय कॉल्स आते हैं जब आप सबसे ज़्यादा बिजी होते हैं, और उसी समय ही आपके पैन कार्ड डिटेल्स, ATM डिटेल्स और ये कॉल्स करते हैं, क्योंकि उस समय आप ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि आप उस समय कहीं ना कहीं बिजी होते हैं। तो ऐसे कई केसेस होते हैं, कई चीज़ें होती हैं जिस पर हमें ध्यान रखना है। हम तो ध्यान रखें कि हम पढ़ लिखे हैं, लेकिन वो व्यक्ति जो आज 60 से ऊपर है, जिनकी पेंशन आती है 8,000, अभी केस आया था 8,000 रुपये पेंशन थी, फ़ोन आया कि साहब आपके वो हम दवा इंडिया से बात कर रहे हैं, आपकी ये दवाई आई, आप ऐसी ऐसी दवाइयाँ हैं। उन्हें देख ली, उन्होंने कहा ठीक सर ओके, उन्हें ऑर्डर कर दिया, उनके 8,000 रुपये खाली हो गए। अब वो आदमी 1 महीने क्या खाएगा, कहाँ से दवाई लाएगा? उसकी रिपोर्ट करने के लिए वो ढूंढ रहे हैं कि वो रिपोर्ट कहाँ करें, उन्हें ये भी नहीं पता कि रिपोर्ट कहाँ करें, वो थाने भटक रहे थे। बिल्कुल चतुर्वेदी जी, हम एक बार फिर शर्मा जी के पास चलते हैं। शर्मा जी, आखिर जैसा कि अभी बताया कि छत्तीसगढ़ की टीम कमजोर है, क्योंकि चतुर्वेदी जी 3 राज्यों में काम कर रहे हैं, और ये और क्या बेहतर हो सकता है डिजिटल इंडिया में? देखिए, चतुर्वेदी जी ने एक बात बहुत सही कही, वही मैं भी कह रहा था कि आपको घर घर जाकर के लोगों को जानकारी देनी होगी, समझाना होगा कि इसका डिजिटल का प्रयोग कैसे किया जाना चाहिए और कहाँ आपको रुक जाना चाहिए, कहाँ आपको शंका होती है तो रुक जाना चाहिए। उस शंका आने के बाद आगे नहीं बढ़ना चाहिए, आपको क्लिक नहीं करना चाहिए, लिंक को टच नहीं करना चाहिए, बहुत सारी चीजों को समझाना पड़ेगा।
लेकिन कितने लोग समझ पाएंगे ये समझने की बात है, क्योंकि हमारा जो छत्तीसगढ़ खास करके उन्होंने जो कहा ना, छत्तीसगढ़ के गांव आप भी देखे होंगे त्रिपाठी जी किस तरह के गांव हैं। बड़े शांत लोग हैं और वो ज्यादा समझने का प्रयास भी नहीं करते। बस उनको एक बार बताइए तो वो ज्यादा से ज्यादा जो है नगद पैसा रखना ज्यादा पसंद करते हैं। अगर बैंक में भी आप उनको भेज देते हैं तो वो बैंक से निकाल के अपने पॉकेट में रखते हैं और उससे खर्च चलाते हैं। मैं तो बाजार में घूमता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं जनता के बीच की बात करता हूँ। मैं अपना बौद्धिक नहीं जानता यहाँ पे, न मैं कोई आंकड़े जानता, मगर मैं इतना जानता हूँ कि जनता जो सोच रही है, जनता के बीच में जो चल रहा है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आप उसको विचार कीजिए। तो मैंने जो बात कही है कि गांव के जनता का उसका मतलब देखिए कि उसके अंदर कितनी साक्षरता है, कितना आप वहां तक के उनको समझा पाएंगे। और बहुत सही चतुर्वेदी ने कहा कि भाई जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे तो आपका ये साइबर सेल रहेगा ही रहेगा। अन्यथा जो है अगर आप सब जागरूक हो जाएंगे तो साइबर सेल की जरूरत ही नहीं है, कोई आपको मूर्ख बना ही नहीं पाएगा। सवाल उतना ही है कि आप इतना ज्यादा काम जो है गांव में कैसे कर पाएंगे, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न सरकार के सामने है। और जो साइबर क्राइम की जो समस्या है कोई नई समस्या नहीं है, लंबे समय से चल रही है। इतने दिनों में सरकारों ने रास्ते क्यों नहीं खोजे, ये भी एक प्रश्न पैदा होता है कि भाई इतने साल से जो साइबर क्राइम चल रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, डे बाय डे और बढ़ रहे हैं। रोज सुनने को आ रहा है कि कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है। कुछ लोग बोल पाते हैं, कुछ लोग नहीं बोल पाते। अभी चतुर्वेदी ने कहा कि 8,000 का पूरा पैसा चला गया, उस गरीब का क्या होगा। मैं उन लोगों की ही बात कर रहा हूँ, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो नहीं समझते। हम लोग नहीं समझ पाते कई चीजों को, तो वो बेचारे कैसे समझेंगे। और इस तरह से लुटते रहेंगे तो कैसे इसको हम सफल कहेंगे। हम तो चाहते हैं सारी चीजें डिजिटल हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने एटीएम का महत्व भी समझा कि भाई हम कभी बैंक में जाके लाइन लगा के खड़े रहते थे, अभी फट से अपना पैसा निकाले अपना काम करते हैं। तो वो कैश लेकर के जाते हैं, तुरंत अपन काम करते हैं। बिल पेमेंट का मामला है, हमको लाइन लगना पड़ते थे, हम बिल पेमेंट डिजिटल कर, लेकिन हम उसको जानेंगे समझेंगे सिस्टम को तब तो कर पाएंगे। जब हम सिस्टम ही नहीं जानते तो हम दूसरे का सहारा लेंगे, दूसरे का सहारा लेंगे तो धोखे का शिकार होंगे। क्लियर कट बात है। तो आप बिल्कुल सही चतुर्वेदी ने कहा कि घर घर पहुंचने की बात को कैसे उसकी योजना बना पाएंगे, कैसे ये कर पाएंगे, इस पर सभी लोगों को विचार करना पड़ेगा, संस्थाओं को भी सोचना पड़ेगा और बहुत सारी चीजें इसमें जो अड़चने हैं उसको दूर करना होगा। निश्चित तौर पे। श्रीवास्तव जी आपका भी इसमें जानना चाहेंगे, समय कम है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक बार चतुर्वेदी जी के पास फिर से जाएंगे ये बताने के लिए कि हमारा आम आदमी को एक मैसेज वो दे दें कि क्या वो ऐसी सावधानी रखें जिसके कारण उनके साथ ठगी ना हो। श्रीवास्तव जी पहले देखिए त्रिपाठी जी, मतलब जानकारी तो सबको रखना चाहिए ताकि उनके साथ कोई ठगी ना हो पाए। दूसरी सबसे बड़ी बात है, जहाँ तक चतुर्वेदी जी ने बताया कि लोगों को शिक्षित किया जाए, तो सारा काम क्या सरकार को एक बड़े मूवमेंट के रूप में लेना चाहिए और सरकार इस लाइन पर काम करे ताकि लोगों तक इनकी जानकारी पहुंच सके। दूसरी सबसे बड़ी बात है, देखिए देश इतना बड़ा है, लिटरेसी भी काफ़ी कुछ है, तो हर लोगों तक पहुंचने की ज़रूरत है। जहाँ तक कैश ट्रांजैक्शन रोकने वाली बात है, तो कैश तो वही लोग रखेंगे जिनके पास जो जानते नहीं हैं, तो वो निश्चित रूप से अपना काम कैश के माध्यम से करेंगे। तो ये पूरा एक बड़ा मुहिम होना चाहिए और 7 साल हो गया है। अब लगता है कि सरकार या प्रधानमंत्री जी खुद इस मामले में सोचने पर मजबूर होंगे कि ये सारे फ्रॉड क्यों हो रहे हैं, तमाम चीज़ें क्यों हो रही हैं। और इस पर हो सकता है कि सरकार आने वाले दिनों में बड़ा प्रोग्राम भी बनाए। लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि डिजिटल के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें आसान भी हुई हैं। अगर कोई परेशानी आ रही है तो उसको दूर करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। अंशुल जी चलते चलते एक सवाल और कर सकते हैं, विकास से हमारे पास मात्र 2 से 3 मिनट है। अभी मैंने सभी महोदयों को सुना और विकास जी को जब मैं सुन रहा था तो उनके एक निजी कंपनी के प्रति बयान को यह दर्शाता है कि निजी कंपनी उनकी कितनी प्रिय है और पब्लिक सेक्टर की कंपनी कितनी दूर है। देखिए आप सवाल कर लीजिए, आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है। जी उनका ये सबसे बड़ा झूठ मैं आपको बता देना चाहता हूँ एसपी त्रिपाठी जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज भी जो सर्वर जो उन्होंने शब्द का प्रयोग किया था, डिजिटल इंडिया में जो सर्वर यूज हो रहा है 72% तक हम विदेशी यूज कर रहे हैं और जिसमें से 68% तो सिर्फ हम चाइना का यूज कर रहे हैं। और विकास जी मैं आपको बता दे रहा हूं इसमें तो आपकी सरकार की भी गलती है साहब। अंशुल जी आपकी सरकार भी लंबे समय तक रही है केंद्र में, तो आपकी भी गलती है कि आपने क्यों नहीं है यहाँ इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो, ये क्यों नहीं किया आपने।
जी वही मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग की जो हमारी सरकार बात करती थी ना, वो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की बात करती थी, और विकास भदौरिया जी जो बात कर रहे हैं वहां पर मोबाइल सिर्फ असेंबल यूनिट लगी हुई है महोदय। जनता जनार्दन को मैं बता देना चाहता हूं, अंशुल भाई मोदी जी सुनिए झूठ ना। बोलते हैं महोदय। मैं आपके बीच में नहीं बोला हूं, कृपया मेरे बीच में मत बोलिए। अंशुल जी समय बहुत कम है, समय बहुत कम है, आप कह चुके हैं, उनका उत्तर आ जाए। जी विकास जी। देखिए त्रिपाठी साहब, स्पेस रिसर्च में तो यूं कह लें आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई पाबंदी कंट्रोल होता है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में, सर्वर मैन्युफैक्चरिंग के इंडियन एक कंपनी का नाम बता दीजिए महोदय आप। सुन लीजिए बहुत संक्षेप में विकास जी। अंशुल जी कृपया, आपने सवाल कर लिया है, अंशुल सवाल कर लिया, उनका उत्तर आ जाने दीजिए। जी विकास जी बहुत संक्षेप में। मैं ये कह रहा हूं कि बहुत से प्रदेशों में भी अंशुल भाई की पार्टी की सरकार है जी। सर्वर डेवलपमेंट से और सर्वर मैन्युफैक्चरिंग से इन्हें किसी ने रोका था क्या? क्या कोई सरकारी कंट्रोल केवल केंद्र सरकार का उसके ऊपर है क्या? अरे भाई ये तो आप स्टेट गवर्नमेंट, आपकी स्टेट गवर्नमेंट अगर समझती तो वो भी कर सकती थी। देखिए जो हकीकत में ये है कि जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हम कर सकते हैं वो हमने सब कर रहे हैं। जहां हम नहीं पहुंचे वहां आने वाले दिनों में पहुंचने वाले हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि अंशुल जी की कांग्रेस की सरकारों को भी किसी ने नहीं रोका, भले वो प्रदेश में है। चलिए विकास जी समय समाप्त हो गया। बहुत संक्षेप में चतुर्वेदी जी, 30 सेकंड में चतुर्वेदी साहब, हमारा आम दर्शक जो हमें देख रहा है वो किस तरह से साइबर ठगी से बचे, ये थोड़ा संक्षेप में आप टिप्स दे देंगे? बहुत छोटा सा बोलूँगा कि फ्री में कुछ नहीं मिलता है, लालच ना करें। कोई भी चीज़ जब आपके पास आती है, कॉल्स आते हैं, SMS आता है, कुछ भी आता है, उसको बहुत सोच समझ के देखें कि वो चीज़ क्या है, क्योंकि फ्री में सिर्फ वायरस मिलते हैं, ये आपका मोबाइल हैक होगा, ये आपका डाटा चोरी होगा। आप अपनी जो फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे आप जो अपनी चीज़ें साझा करते हैं, जैसे हम कहते हैं कि आपने अपना डेट ऑफ बर्थ देना, ये चीज़ें देना, वो चीज़ें देना, ये ना करें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं लीक हो रही है। क्योंकि आपके पास कभी देखिएगा व्हाट्सअप का बिल नहीं आता, फेसबुक का बिल नहीं आता, इंस्टाग्राम का बिल नहीं आता है। तो ये कंपनियां दुनिया की सबसे बड़ी और रईस कंपनियां होती जा रही हैं, इनका इतना चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? क्योंकि ये आपका डेटा कहीं ना कहीं बेच रहे हैं। जैसे ट्रू कॉलर है, जैसे आपका कोई भी ब्यूटी कैमरे का वो है, ऐप्स हैं, तो ये ऐप्स को आप डाउनलोड ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मोबाइल को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं और आपके मोबाइल का डेटा बेच रहे हैं। आप कितने भी लॉक लगा लें, हमसे छुपा लें, अपने लोगों से छुपा लें, पर आपका डेटा कहीं ना कहीं बिक रहा है। तो सेफ रहें। अपने मोबाइल के सामने के कैमरे पे एक अपनी जैसे कहते हैं कि या तो माता जी की या वाइफ की या बहन की या किसी की भी सामने के कैमरे पे एक बिंदी लगा के रखा करें। कहीं ना कहीं गलती से आपके पास कोई ऐसा कॉल आता है तो आप वीडियो कॉल पे आप इसमें कहीं परेशान ना हो और ऐसी चीज़ों से बचें। अन्यथा अननोन लोगों की लिंक्स, रिक्वेस्ट ये एक्सेप्ट ना करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद चतुर्वेदी जी आपका, शर्मा जी आपका, श्रीवास्तव जी आपका, अंशुल जी आपका और विकास जी आपका। आपने अपना मूल्य समय दिया, हमें चर्चा में शरीक हुए, इसके बाद फिर बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो 21वीं सदी के 21 साल बीत चुके हैं। इन सालों में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो पहले कभी नहीं हुआ। कुछ साल पहले तक किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि वो 5 या 10 रुपए का लेन देन भी डिजिटली करेगा, लेकिन आज की तारीख में ये सब हो रहा है। ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन पेमेंट, इसके अलावा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत सरकारी और गैर सरकारी दफ्तरों में कागजों का इस्तेमाल तकरीबन खत्म हो चला है। आपको कुछ भी जानकारी लेनी है या निकालनी है तो बस एक क्लिक में सब कुछ उपलब्ध है। हालांकि डिजिटल इंडिया के जितने फायदे हैं उसके कई नुकसान भी हैं। ऐसे में जरूरी है कि हर कोई सावधानी भी जरूर बरते। वहीं विपक्ष ने जो सवाल उठाए हैं उन्हें भी पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसी के साथ जनता मांगे जवाब मिलता ही। नमस्कार।